गुणवत्ता एवं समता के पहलू, इश्यू ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, उद्देश्य, शैक्षिक समानता के अवसर व शिक्षा में उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे, गुणवत्ता व संख्यात्मक संबंधी शैक्षिक पहलू व क्षमता। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा में समानता व उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताएं क्या क्या है इसके बारे में। उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में गुणवत्ता व संख्यात्मक संबंधी शैक्षिक पहलू व समता उपाय के बारे में पढ़ेंगे। विश्व मानवीय अधिकार, फिर सारांश, शब्दावली, उसके बाद निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो हम लोग गुणवत्ता एवं समता के पहलू के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा के गुणवत्ता और समता के पहलू के बारे में। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। समानता की धारणा जनतंत्रीय धारणा है। जनतंत्र स्वतंत्रता, समानता और शांति के तरीकों में विश्वास करता है। युद्ध और राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के तनावों के मध्य समाज की प्रगति नहीं हो सकती। जनतंत्र का यह विश्वास है कि पारस्परिक द्वेष, संघर्ष व तनाव की अवस्था शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाई जा सकती है। युद्ध की अपेक्षा शांति की विजय अधिक चिरस्थायी है, इसमें जनतंत्र का पूर्ण विश्वास है। जनतंत्र सहयोग, सहिष्णुता, पारस्परिक आदान प्रदान, न्याय और दृष्टिकोण की विशालता को सामाजिक समस्याओं के हल करने तथा अच्छे मानवीय संबंधों को स्थापित करने में सख्त मानता है। जनतंत्र विरोधी विचारों व दृष्टिकोणों की भिन्नता का अनादर नहीं, आदर करता है। जनतंत्र का यह विश्वास है कि विचारों व दृष्टिकोणों के भेदों का आदर होना, यही उनके सामान्य लक्षणों और गुणों का मिलन होता है और विरोध समन्वय की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि समानता की धारणा जनतंत्रीय धारणा है। जनतंत्र स्वतंत्रता, समानता और शांति के तरीकों में जो है विश्वास करता है। आगे कहा गया है, स्वतंत्रता और समानता के संबंध में भ्रमपूर्ण विचार होने के कारण लोग बहुधा उनका गलत मतलब निकालते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। इन दोनों का अर्थ लोग अपने स्वार्थवश गलत लगा बैठते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम स्वयं अपने देश में ही देख रहे हैं कि स्वतंत्रता का कितना गलत अर्थ लगाया जा रहा है और उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। हम स्वतंत्रता को उच्छृंखलता समझ बैठे हैं। हम यह नहीं अनुभव करते हैं कि स्वतंत्र होना अपने ऊपर स्वयं द्वारा अधिक नियंत्रण चाहता है। परतंत्र होने में तो दूसरे का नियंत्रण हमें स्वीकार करना पड़ता है और यदि हम अपराध करते हैं तो हमें दंड भुगतना पड़ता है। स्वतंत्र होने पर हमें अपना नियंत्रण स्वीकार करना पड़ता है और यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसके दुष्परिणाम हमको ही भोगने पड़ते हैं। नियंत्रण के बिना किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं चल सकती, चाहे वह नियंत्रण दूसरों का हो तो परतंत्रता की अवस्था में होता है और चाहे वह अपना हो तो स्वतंत्रता की अवस्था में होता है। यह मानव दृष्टिकोण की संकीर्णता और कठोरता है। वास्तविक स्वतंत्रता दोनों सिरों के मिलन बिंदु पर है। स्वतंत्रता अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को खतरे में न डाल दे, यह आवश्यक है। जनतंत्रीय स्वतंत्रता इसी बीच के मिलन बिंदु पर खड़ी है। जनतंत्रीय व्यवस्था के पैर दोनों ओर हैं और वह दोनों पर चढ़कर ही चलती है। एक पर चढ़कर वह कुछ उसी प्रकार नहीं चल सकती जिस पर एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार के भ्रम समानता के संबंध में भी है और लोग इसका आशय अधिकारों और अवसरों तथा सुविधाओं के बराबर बांटने से लगाते हैं, चाहे कोई उनका लाभ उठा सके अथवा नहीं। सब मनुष्यों में एक सी शक्ति नहीं होती और सब लोग अवसरों व सुविधाओं से बराबर लाभ नहीं उठा सकते। अतः सबको बराबर बांट कर देने का परिणाम यह होगा कि कुछ उनका लाभ उठा सकेंगे और कुछ नहीं। कुछ उनका दुरुपयोग करेंगे तो कुछ को अधिक अवसरों व सुविधाओं की आवश्यकता होगी। समता या समानता का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी सुविधा या अवसर दिए जाए जिनका वह लाभ उठा सके और यदि वह उनसे लाभ न उठा सके तो उसे वे उतनी मात्रा में न दिए जाए। समानता का अर्थ सबके लिए समान नीति से है, सबको समान बनाने से नहीं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बाद में इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ दिए गए। यह प्रस्तावना हमारे राष्ट्रीय जीवन, राजनीति और शैक्षिक उद्देश्यों या मूल्यों को परिभाषित करने वाले शब्द प्रतीक हैं। तो ये सारी बातें कही गई है कि स्वतंत्रता और समानता में का जो है लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इनका लाभ उठाने के बदले इनसे अलग दृष्टिकोण से इसका मतलब निकाल रहे हैं और फिर उसमें विश्वास कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। भ्रमपूर्वक स्वतंत्रता और समानता में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना दी गई है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। अब उस उद्देश्य पढ़ते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ जान सकेंगे कि शैक्षिक अवसरों में क्या समानता है। शैक्षिक अवसरों की समानता व असमानता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति हेतु संवैधानिक प्रावधानों को जान सकेंगे। विश्व मानवीय अधिकारों के बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद जो है भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के उपायों को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले शैक्षिक समानता के अवसर व शिक्षा में उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे, गुणात्मक, परिमाणात्मक व समता संबंधी शैक्षिक पहलू क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार लोकतंत्र की देन है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सामाजिक न्याय का पक्षधर है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्रीय इस भावना के आधार पर सर्वप्रथम 1870 में ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया और उसे सर्वसुलभ बनाया गया। भारत में इस प्रकार का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में उठा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इस संदर्भ में हमारे संविधान में 2 घोषणाएं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसके अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी बच्चे को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह बात दूसरी है कि हम इसे अभी तक अपने सही रूप में अंजाम नहीं दे सके हैं। हमारे देश में इस समस्या पर सर्वप्रथम विचार किया गया कोठारी आयोग 1964 और 66 में। उसने सुझाव दिया कि शैक्षिक अवसरों की समान सुविधा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाए और किसी भी वर्ग के बच्चों को इस शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाए। तो ये सारी बातें शैक्षिक समानता के अवसर एवं शिक्षा में उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे, गुणात्मक, परिमाणात्मक व समता संबंधी शैक्षिक पहलू के अंतर्गत कही गई है। उसके बाद है शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ है देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएं प्रदान करना। परंतु समान अवसर और समान सुविधाओं के संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाओं के अर्थ देश के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा अर्थात समान पाठ्यक्रम से लेते हैं। आप ही विचार करें कि विविधता के इस देश भारत में ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सामान्य शिक्षा तो सबके लिए समान हो सकती है
और होती भी है, परंतु विशिष्ट शिक्षा तो बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता के आधार पर ही दी जा सकती है। इसके विपरीत कुछ विद्वान इसका अर्थ शिक्षा संस्थाओं के समान रूप से लेते हैं। वे सरकारी, गैर सरकारी और पब्लिक स्कूलों के भारी अंतर को समाप्त करने के पक्ष में हैं। इनका तर्क है कि उसी स्थिति में सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकते हैं, अन्यथा धनी वर्ग के बच्चे पब्लिक स्कूलों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों की निम्न स्तर की शिक्षा ही प्राप्त कर सकेंगे। शैक्षिक अवसरों की समानता से अर्थ शिक्षा के किसी भी स्तर पर सभी बच्चों को प्रवेश की सुविधा प्रदान करने से लेते हैं। इनका तर्क है कि शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है, परंतु यह धारणा भी गलत है। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। समान अवसरों के पीछे समान योग्यता एवं समान क्षमता का भाव निहित है। जहाँ तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात है, उसके अवसर तो सभी को सुलभ करना आवश्यक है, परंतु उससे आगे की शिक्षा के अवसर योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ही सुलभ कराने चाहिए। तो ये सारी बातें कही गई है। एक तो इन्होंने संस्था के आधार पर कहा और दूसरी जो है इन्होंने कहा समान सुविधाएं और समान अवसर मिलने चाहिए इसके अंतर्गत। उसके बाद इन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षा भी तो ज़रूरी है, यानी जो विशिष्ट बालक है उसके लिए। आगे है शिक्षा में समानता व उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे। तो ये हमने पढ़ा था शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। उसके बाद है शिक्षा में समानता व उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे। इक्वलिटी इन एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सलेंस। समानता शब्द से तात्पर्य उन समान परिस्थितियों से है जिनमें सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके और सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो सके। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्रोफेसर लॉस्की ने लिखा है, समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा सभी को समान वेतन दिया जाए। यदि एक पत्थर ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर मिले। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ जाति, रूप, रंग, प्रांतीयता एवं भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी है। तो ये बातें हैं शिक्षा में समानता व उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे की। उसके बाद है शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में समानता की अवधारणा को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। जैसे एक निश्चित अवधि तक भेदभाव रहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर विभिन्नकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था। उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सके। तो ये सारे बातें थे। उसके बाद है शिक्षा में समानता के सूचक क्या क्या हैं। जैसे शिक्षा में निम्नलिखित 4 बातें समानता के सूचक कहे जा सकते हैं। जैसे अधिगम की समानता, इसका संबंध प्रवेश के अवसर से संबंध है। योग्यता को छोड़कर कोई अन्य कसौटी प्रवेश के लिए नहीं होनी चाहिए। जाति, धर्म इसमें बाधक न हो। कुछ समय पहले भारतीय समाज में स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। यह अधिगम की व्यवस्था थी। इस असमानता को अब दूर कर दिया गया है। उसके बाद उत्तरजीविता की समानता। विद्यालय में प्रवेश में ही समानता न हो, वरन छात्र स्कूल में बना रहे, वह विद्यालय छोड़ न दे, इसके लिए भी समान अवसर प्रदान किया जाए। अनुसूचित जाति के बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे बस एडमिशन ले लिए, उनको समान अवसर मिल गया, उसके बाद पढ़ाई हो ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय में प्रवेश में ही समानता ना हो, वरन छात्र स्कूल में बना रहे, इसकी भी आवश्यकता है। तो ये उत्तरजीविता की समानता थी। उसके बाद तीसरा है स्तर की समानता। एक निश्चित स्तर पर सभी बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा मिले। निर्धन बालकों को विशेष सुविधा दी जाए। एक स्तर तक अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो।
उसके बाद है परिणामों की समानता। परिणाम की समानता, स्कूल छोड़ने के बाद प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के आधार पर जीवन बिताने के समान अवसर सुलभ हो। यदि किसी वर्ग विशेष को अवसर की विषमता नजर आए तो उसे विशेष सुविधा देकर उसके लिए समान अवसर की सुलभता सुनिश्चित की जाए। इसी सूचक के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बातें कही गई है। तो ये सारी चीज़ें थी शिक्षा में समानता के सूचक, यानी अधिगम की समानता, उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता, परिणाम की समानता। उपर्युक्त चारों सूचकों में किसी किसी समाज में चारों, किसी में कुछ कम तो किसी में कुछ अधिक की उपस्थिति दृष्टिगोचर होती है। यह आवश्यक नहीं है कि चारों सूचक सदा समाज में विद्यमान ही रहे, तो कुछ में कम कुछ में अधिक हो सकती है। उसके बाद स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया? तो सर्वप्रथम विचार जो है कोठारी आयोग के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कश्मीर प्रांत में किस स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है? ये तो हमने नहीं पढ़ा है। माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया था? इसका आंसर देख लेते हैं। आश्रम स्कूलों की व्यवस्था किन के लिए की जा रही है? दूर दराज में रहने वाले लड़कों के लिए, दूर दराज में रहने वाले जनजाति के बच्चों के लिए। इस चारों का आंसर एक बार देख लेते हैं। पहला है कोठारी आयोग, संपूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए। लड़के लड़के कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसी के लिए भी। तो इसका तो हो गया कोठारी आयोग। दूसरे का हो जाएगा संपूर्ण। कश्मीर प्रांत में किस स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है? संपूर्ण स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है। इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 3 नंबर। उसके बाद फोर्थ का हो जाएगा दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए। दूसरे नंबर कश्मीर प्रांत में किस स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है? इसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें संपूर्ण शिक्षा ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद आगे है संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं जिसमें शिक्षा के बारे में बातें की गई है। जैसे अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है, सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली होगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी। यानी सरकारी नौकरी जो है सभी के लिए है, सभी के लिए खुली होगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी। कहीं कहीं विशेष सुविधाएं भी दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 19 में है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यवसाय या धंधा करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जाएगा। हिंदुओं में अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि से संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद द्रष्टव्य हैं। तो नीचे कहा गया है अनुच्छेद 25 में हिंदुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के द्वारा समस्त हिंदुओं के लिए खोलना। अनुच्छेद 29 में कहा गया है, राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश पर किसी भी तरह से प्रतिबंध निषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 46 में कहा गया है, इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाव।
अनुच्छेद 146 में केंद्र व राज्यों में अछूतों के कल्याण हेतु समाज कल्याण एवं अशासकीय संस्थाओं को खोलने पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 244 में कहा गया है, अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 व 335 में संसद और विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो जो संसद और विधानमंडल है, इसमें अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समान अवसर। उसके बाद अनुच्छेद 19 में सभी भारतीय नागरिक को व्यवसाय व धंधा करने का अधिकार। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के मामले में समानता। उसके बाद हिंदुओं की सार्वजनिक स्थल अस्पृश्यता निवारण जो बातें कही गई है वो अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 29 में राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्था में प्रवेश पर किसी तरह से प्रतिबंध निषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 46 इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाव। अनुच्छेद 46 में केंद्र व राज्यों में अछूतों के कल्याण हेतु समाज कल्याण एवं अशासकीय संस्थाओं को खोलने पर बल दिया गया है। 244 अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 350 व 335 में संसद और विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण की देखभाल करने के लिए विशेष कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को उनकी दशा के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस महत्वपूर्ण पद पर M.A. श्रीकांत व सुप्रसिद्ध गांधीवाद व सामाजिक मानव शास्त्री डॉक्टर N.K. बोस कार्य कर चुके थे। तो इस महत्वपूर्ण पद पर जो है M.A. श्रीकांत व सुप्रसिद्ध गांधीवाद व सामाजिक मानव शास्त्री डॉक्टर N.K. बोस कार्य कर चुके हैं। प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली कमिश्नर की रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जीवन में द्रुत गति से प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते रहे हैं। इन जातियों में परिवर्तन लाने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रदान करना हमारा पहला कर्तव्य है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया। इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया है कि बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए सभी नागरिक का शिक्षित होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र वह शासन पद्धति होती है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होती है। अब लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक मताधिकार होना आवश्यक समझा जाता है और मताधिकार का समुचित प्रयोग करने के लिए मतदाता को कुछ सामान्य शिक्षा देना परम आवश्यक है। अब भारत में शिक्षा के अवसरों की क्या विषमताएं हैं, इसके बारे में। शिक्षा अवसरों की विषमताओं की जटिलताओं के निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया गया है। पहला, ग्रामीण और नगरीय विभिन्नता। बुद्धि, नैतिक न्याय और घनिष्ठता की दृष्टि से शिक्षा की व्यवस्था में बहुत अधिक समानता है। यद्यपि जनसंख्या का 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिए बहुत कम संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। समृद्ध लोग शहरों में निजी रूप से चलाई जाने वाली अच्छी शिक्षण संस्थाओं का लाभ लेते हैं तथा ये ही व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में अनारक्षित स्थानों के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं, जबकि ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षाकृत दयनीय दशा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। दूसरा है लिंग और जाति पर आधारित विषमता, जिसमें लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों ने पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके उपरांत भी वे शैक्षिक उपलब्धि के अंतिम सोपान पर है। बालिकाएं तो घर गृहस्थी के कार्यों में अपना दंत चिंतता तथा सामाजिक कुरीतियों की शिकार होती है। इनमें से अधिकांशतः पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होने के कारण बाल्यकाल की कुपोषण, सामाजिक अकेलेपन की भावना
कार्य करने की खराब आदतें तथा बौद्धिक क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास अभाव के कारण समुचित विकास नहीं कर सकते। वे अपने को सामान्य धारा के छात्रों से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इन मनोवैज्ञानिक दबावों के कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए तथा उनकी योग्यताओं में बढ़ोतरी करने हेतु एवं समाज की प्रमुख धारा में उन्हें समन्वित करने के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। इन शैक्षिक विषमताओं का उल्लेख क्रमबद्ध ढंग से निम्नलिखित रूप में किया है। जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को मिल पाता है जिनकी बस्तियों में ये संस्थाएं उपलब्ध है। इस देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन देखने को मिलता है। एक राज्य और दूसरे राज्यों के शैक्षिक विकासों में बहुत बड़ा अंतर मौजूद है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में और भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब और बहुत थोड़ा भाग धनी। किसी शिक्षा संस्था के समीप होते हुए भी गरीब परिवार के बच्चों को यह अवसर नहीं मिलता जो धनी परिवारों के बच्चे को मिल जाता है। उसके बाद है शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और बड़ा दुस्साध्य रूप विद्यालयों तथा कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तरों के कारण पैदा होता है। जब किसी विश्वविद्यालय या वृत्तिक कॉलेज जैसी संस्था में प्रवेश उन अंकों के आधार पर दिया जाता है जो माध्यमिक स्तर की समाप्ति कर दी गई सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त हुए हो और प्रवेश साधारणतः इसी आधार पर होता है, तब देहाती क्षेत्र के साधनहीन ग्रामीण विद्यालय में पढ़े छात्र के लिए यह कसौटी या मापदंड एक समान नहीं रहता। उसके बाद कहा गया है घरेलू पर्यावरणों के भिन्न भिन्न होने के कारण भी भारी विषमताएं उत्पन्न होती है। देहात के घर या शहरी बंद गंदी बस्तियों में रहने वाले और अनपढ़ माता पिता की संतान को शिक्षा पाने का वह अवसर नहीं मिलता जो उच्चतर शिक्षा पाए हुए माता पिता के साथ रहने वाली उनकी संतान को मिलता है। उसके बाद है भारतीय परिस्थितियों ने निम्नलिखित दो प्रकार की शैक्षिक विषमताओं को प्रमुख रूप से जन्म दिया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा क्षेत्रों में लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर, उन्नत वर्ग तथा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बीच शैक्षिक विकास का अंतर। तो ये सारे फैक्ट हैं शिक्षा में, भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताओं के, ग्रामीण और नगरीय विभिन्नता, उसके बाद लिंग और जाति पर आधारित विषमता, उसके बाद ये सारे बिंदु हैं क्रमबद्ध रूप से जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं। उसके बाद गरीब और धनी के बीच अंतर किया गया है कि इसमें जो है इसके बच्चे और शिक्षा संस्था के आसपास रहने से भी जो सुविधा मिलती है वो सुविधा नहीं मिल पाती है इससे दूर रहने वाले को। उसके बाद जो धनी परिवार के बच्चों को मिल पाता है वो जो है गरीब के बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि उसके पास साधन का अभाव रहता है। शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक बड़ा दुस्साध्य जो रूप है वह है विद्यालय तथा कॉलेजों के अपने बने भिन्न स्तरों के कारण पैदा होता है। जैसे नंबर के आधार पर प्रवेश लेना या फिर बच्चों के जो है मेरिट के आधार पर लेना और एग्ज़ाम ना लेके लेना, ये भी विभिन्न तरह के जो है इसमें असमानता देखी जा सकती है। विभिन्न तरह की कसौटी या मापदंड एक समान नहीं होते हैं तो इसके आधार पर भी। उसके बाद घरेलू पर्यावरणों के भिन्न भिन्न होने के कारण भी भारी विषमताएं उत्पन्न होती है। देहात के घर या गहरी संदी बस्तियों में, गंदी बस्तियों में रहने वाले और अनपढ़ माता पिता की संतान को शिक्षा पाने का वह अवसर नहीं मिलता जो उच्चतर शिक्षा पाए हुए माता पिता के साथ रहने वाली उनकी संतान को मिलता है। उसके बाद भारतीय परिस्थितियों ने निम्नलिखित दो प्रकार की शैक्षिक विषमताओं को प्रमुख रूप से जन्म दिया है। पहला, शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा क्षेत्रों में लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर। उसके बाद उन्नत वर्ग तथा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बीच शैक्षिक विकास का अंतर। तो ये सारे जो हैं शैक्षिक भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताओं के कारण है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संवैधानिक प्रावधान।
इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शिक्षा में समानता के क्या क्या सूचक हैं। उससे पहले भी पढ़ चुके हैं शिक्षा में समानता व उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, शैक्षिक समानता के अवसर व शिक्षा में उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे, गुणात्मक परिणामात्मक व समता संबंधी शैक्षिक पहलू। फिर हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा था, जिसके अंतर्गत जो थे संविधान की प्रस्तावना दी गई थी। आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता, नीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़।